हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंस स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के गणित के सिलेबस के बारे में, यानी सिलेबस के बारे में। तो बच्चों, मैं इसमें बताने वाला हूँ कि टॉपर बनने की रणनीति। टॉपर बनने की रणनीति क्या होती है? जो टॉपर होते हैं वो पहले से रणनीति बना के चलते हैं, जिसकी वजह से वो परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाते हैं और अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो मैं आज बताने वाला हूँ कि 90 प्लस कैसे लाएं गणित के परीक्षा में। तो बच्चों, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा चैनल नया है और मैं अभी भी नया चैनल बनाया हूँ, जिसकी वजह से मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि आज ये गणित के सिलेबस के बारे में जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो यकीनन, मेरी बात को आप यकीनन मानिए कि आप 90 प्लस तो कर ही लेंगे, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जुलाई का महीना चल रहा है और आधी जुलाई जो है बीत चुकी है और यहाँ से आपका जो पेपर है वो ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में सारे त्यौहार पड़ जाते हैं, जिसमें बच्चे पढ़ते नहीं हैं और बहुत ही कम बच्चे पढ़ते हैं, वही पढ़ते हैं जो टॉपर होते हैं। तो मैं आपको इसमें ये बताने वाला हूँ कि आप 6 महीने में, जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि 6 महीने में आप कैसे ही मैथ के पूरे सिलेबस को ख़त्म कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बताना ये भी चाहता हूँ कि जो बच्चे बैक बेंचर, जैसे मान लीजिए जो बच्चे कमज़ोर होते हैं पढ़ने में, वो कैसे पास करते हैं पेपर को, उनके बारे में भी आज बात करूँगा मैं। अगर कोई बच्चा अब तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, क्लास 10th और 9th में अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके बारे में भी आज मैं बात करूँगा। और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो होने वाली है, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हाँ, तो बच्चों, मैं इस वीडियो से आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिलेबस क्या है इसका। तो मैं आज सबसे पहले इस बारे में बात करूँगा कि आपका सिलेबस आखिर में है क्या, जो आपको पढ़ना है 2027 में। ठीक है बच्चों, तो चलिए। तो अगर आप कम पढ़े लेकिन इम्पोर्टेंट पढ़ें, जो आपको नंबर दिलाए और ज्ञान बढ़ाए, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आपका सिलेबस है क्या। तो बच्चों, हम अब पहले टॉपिक पर बात करते हैं, सिलेबस। मैं ये सिलेबस जो बता रहा हूँ आपको एनसीईआरटी के अनुसार बता रहा हूँ। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यूपी बोर्ड एनसीईआरटी से ही पेपर में पूछता है। तो आपके सिलेबस में टोटल चैप्टर हैं 14 या 15। जैसे कि आप अगर रचनाएँ को अलग अलग से लिखते हैं या संख्यांकीय प्रायिकता को अलग से लिखते हैं, तो आपके चैप्टर होते हैं 15, लेकिन आपके जो एनसीईआरटी में दिया हुआ चैप्टर है वो है 14। और काफ़ी अलग अलग बुक हैं जिनमें 14 या 13 चैप्टर दिए हुए हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से चैप्टर इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट नहीं हैं, कौन कौन से नॉर्मल हैं, हार्ड हैं, मीडियम हैं, जिसे आप अच्छे से कवर कर सकें। और इसमें मैं ये भी बताऊंगा कि ये चैप्टर कितने कितने टाइम में आप कवर कर सकते हैं, कितने टाइम लगेगा आपको ये चैप्टर कवर करने में, ये चैप्टर कितने नंबर के होते हैं, कैसे हैं, इनमें कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, किन किन टॉपिकों से ज़्यादा नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, किन किन चैप्टरों से ज़्यादा नंबर के सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आपके एमसीक्यू में किन किन चैप्टरों से ज़्यादा अधिकतर एमसीक्यू पूछे जाते हैं, किन किन चैप्टरों से अधिकतर एमसीक्यू नहीं पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो आपका सबसे पहले सिलेबस, आपके जो सिलेबस में पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्याएँ। जो आपकी वास्तविक संख्या होती है वो 4 या 5 नंबर की होती हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाता है एमसीक्यू। इसमें से आपसे पूछ लिया जाता है कम से कम 2 या 3 एमसीक्यू आपसे इसमें पूछे ही जाते हैं। ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर आता है बहुपद। बहुपद आपका होता है 4 या 5 नंबर का। तो 4 या 5 नंबर का जो बहुपद होता है, इसमें से आपसे पूछा जाता है कम से कम 1 एमसीक्यू पूछा ही जाता है। फिर आता है आपका अगला चैप्टर होता है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण का युग्म। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें से 5 या 6 नंबर पूछे जाते हैं और ज़्यादातर इसमें से 3 नंबर वाले क्वेश्चन या 5 नंबर वाले क्वेश्चन डायरेक्टली ही पूछ लिए जाते हैं।
फिर अगला चैप्टर आता है आपका द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण यह भी आपका 5 या 6 नंबर का होता है। इसमें से भी आपके ज़्यादातर MCQ ही बनते हैं, क्योंकि 2 या 3 नंबर के MCQ बन जाते हैं और 3 नंबर का जो बचता है उसमें से आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर इसमें 3 ही नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं। समांतर श्रेणी में इसमें से आपको डायरेक्ट 5 नंबर का पूछ लिया जाता है, पूछ लिया जाता है, या एक आध नंबर का MCQ पूछा जाता है। त्रिभुज ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इसमें से आपके 5 नंबर 6 नंबर एक MCQ पूछ लिया जाता है, या एक 5 नंबर वाले क्वेश्चन पूछा जाता है, और 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे अगर आपसे 5 नंबर और नहीं पूछेगा तो 3 नंबर में पूछ कर 2 MCQ पूछेगा। अगर आपसे 2 MCQ पूछ लिया तो इसमें से 3 नंबर वाले में पूछेगा। 3 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। और अगला चैप्टर आता है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति वैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये भी 5 नंबर के आते हैं, और ये डायरेक्ट आपसे 5 नंबर में पूछता है। और एक आध नंबर कॉन्सेप्ट का MCQ पूछ ले, क्योंकि इसमें से दूरी निकालनी होती है, 2 बिंदु के मध्य दूरी, एक बिंदु के मध्य दूरी निकालनी होती है। तो इसमें ज़्यादातर आपसे 5 नंबर में पूछता है। त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें जो होता है ये आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके आगे जो आता है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, यह भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लेकिन त्रिकोणमिति का प्रयोग से आपको MCQ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें से 3 नंबर 2 नंबर या सिंगल MCQ पूछता है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो सौर समीकरणाएँ होती हैं या साइन बटे कॉस वाला जो होता है उससे MCQ बन जाते हैं, और इसमें 5 नंबर बहुत ही कम बनता है। लेकिन इसका जो अगला चैप्टर आता है जो इससे रिलेटेड होता है, वो होता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इससे आपका 5 नंबर ये तो फिक्स होता है कि 5 नंबर में आता है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। अगर 5 नंबर में नहीं पूछता है तो ये आपसे 3 नंबर में पूछेगा और 2 MCQ पूछेगा या 1 MCQ पूछेगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका आता है वृत्त जो होता है 4 नंबर का होता है, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये डायरेक्ट आपका 5 नंबर में आता है। और 1 या 2 नंबर का सूत्र पूछ दे आपसे MCQ में, तो MCQ में पूछ दे, वरना ये 5 नंबर में आता है। पृष्ठ क्षेत्रफल एवं सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर, ये जो होता है आपका 3 नंबर के आ जाते हैं, या डायरेक्ट 5 नंबर का पूछ देता है 2 क्षेत्रफल देकर, और एक आध नंबर का MCQ पूछेगा या नहीं पूछेगा, इसमें कोई क्लियर नहीं हो सकता है। और उसके बाद आता है सांख्यिकी और प्रायिकता, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं। इसमें लिखा होता है 6 नंबर, लेकिन ये पूछ देता है कब कि आपसे 12 नंबर तक का सवाल इसमें से, क्योंकि ये दोनों चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसमें ये चैप्टर आसान भी होते हैं और महत्वपूर्ण भी होते हैं। इनसे फार्मूला बनता है आपका, MCQ भी बन जाता है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, बन जाते हैं। लेकिन इसमें क्लियर नहीं होता है कि ये आपसे पूछेगा कौन सा। अगर आपसे MCQ पूछता है तो 3 नंबर वाला नहीं पूछेगा, 3 नंबर वाला पूछता है तो MCQ नहीं पूछेगा। अगर 3 नंबर वाला आपसे 2 पूछ दिया तो एक पक्का ही पूछ देता है बड़े नंबर में, 5 नंबर वाले में। ठीक है बच्चों, तो ये आपका चैप्टर जो होता है ये दोनों चैप्टर सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होते हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ें। अगर ये दोनों भी आप चैप्टर पढ़ लेते हैं तो आपका पासिंग नंबर कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद आता है रचनाएँ जो होती हैं सबसे, मान लीजिए कि कुछ बच्चों को आती हैं, कुछ बच्चों को नहीं आती हैं, कुछ बच्चों का फेवरेट होता है, कुछ बच्चों का फेवरेट नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही काम करना पड़ता है। बहुत ही, जैसे कि आप मान लीजिए कि रचनाएँ करनी पड़ती है, लिख देगा क्वेश्चन, उसकी रचनाएँ करो, ये इतना डिग्री पे बना है, ये इतना डिग्री बना है। तो इसमें कुछ बच्चे इसे भागते हैं, जैसा कि ये भी आता है 3 या 4 नंबर की आती हैं, तो इसे भी आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि आसान चैप्टर होते हैं। थोड़ा वृत्त और रचनाएँ थोड़ी कठिन चैप्टर हैं, लेकिन तभी ठीक ठाक चैप्टर होते हैं, अगर जिन्हें रेखागणित आती है उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो बच्चों, आपने ये सिलेबस जान लिया कितने नंबर का था, कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको अलग से बताने जा रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों, अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, सारे चैप्टर में कुछ ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं जिनसे हमारे पेपर में सवाल बनते हैं, उन्हें मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। आज हम इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जानते हैं। तो बच्चों, मैं आपको पहले ही बता दूं कि इन चैप्टर से आपका 40 से 45 नंबर आराम से आ जाएगा, 100% गारंटी मैं लेता हूँ।
तो इसमें पहला चैप्टर होता है तीसरा चैप्टर जो होता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का योग। इससे बच्चों आपका 5 या 6 नंबर बनता है। जैसे कि इसमें के क्वेश्चन आपको 5 नंबर में अगर आएंगे तो 5 नंबर आपको दिला के जाएंगे। उसके बाद आता है चैप्टर आपका चौथा चैप्टर यानी द्विघात समीकरण इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर 5वां चैप्टर आता है समांतर श्रेणी। फिर आता है आपका 6वां चैप्टर त्रिभुज की रचनाएं, त्रिभुज का इस तरह से इसका कोड निकालो, समरूपता का सिद्धांत दो। ये सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं इनमें से सवाल बनते ही बनते हैं और हर साल बनते हैं। और इसमें अगला चैप्टर आता है 6वां, फिर आता है 8वां, फिर होता है 9वां, फिर होता है 12वां, फिर होता है 13वां, फिर 14वां में प्रायिकता और सांख्यिकी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं, ये आप पढ़ के हमेशा जाइए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने पेपर में मैथ के पेपर में क्लास 10 के मैथ पेपर 99 नंबर लाए थे। तो मैं जानता हूँ कौन कौन चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन कौन चैप्टर्स ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। तो बच्चों में अब हम अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक जो है वो है 6 महीने में अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। तो मैं बच्चों आपको पहले बता देता हूँ कि आपके जो बुक में चैप्टर है 14 हैं, और मैं इन 14 चैप्टरों को 3 श्रेणी में बांट चुका हूँ। पहला है नॉर्मल चैप्टर, दूसरे है मीडियम चैप्टर और चौथे हैं हार्ड चैप्टर। तो जो पहले नॉर्मल चैप्टर हैं वो 5 हैं, 2 है चैप्टर नंबर पहला, चैप्टर नंबर 5वां, दूसरा, 7वां, 8वां, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं। अगर आप पहले जैसे मैं सबसे पहले मैं प्राथमिकता दूंगा हार्ड चैप्टर वालों को, जो आप 15 से 20 दिन में पढ़ सकते हैं। जैसे कि 6वां और 15वां त्रिभुज और रेखाएं, जो वृत्त और रेखाएं जो आपके सबसे हार्ड चैप्टर जो जितने बच्चों को लगते हैं उन्हें आप पहले कर सकते हैं। उसके बाद आप आ जाए दूसरे वाले पर, क्योंकि इसमें 2.5 से 3 महीने लग ही जाएंगे, 2.5 महीने लग जाएंगे आराम से। जैसे तीसरा चैप्टर है, चौथा चैप्टर है, 10वां, 11वां और 12वां चैप्टर है। इसमें आपको ये चैप्टर ज़्यादा नंबर भी दिलाते हैं, थोड़ा आसान होते हैं लेकिन कठिन भी होते हैं। इसमें जो सवाल आते हैं अच्छे से सवाल आते हैं, ताकि आप इसे अगर अच्छे से आप इसे कर लेते हैं तो इन दोनों में से अगर किसी आप टॉपिक को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका जो है अच्छा नंबर आ सकता है। जैसे कि पासिंग नंबर 40 नंबर 45 नंबर आ जाएंगे आपके। इसके बाद आता है आपका तीसरा यानी तीसरी प्राथमिकता आपको किसी देनी है। तीसरी प्राथमिकता आपको देनी है पहले चैप्टर 5वां चैप्टर, जैसे बहुपद हो गया, रैखिक समीकरण और दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। ऐसे आपको तीसरे चैप्टर में तीसरी प्राथमिकता देनी है, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादातर MCQ में ही आते हैं। अगर आप इन चैप्टरों में से इन दोनों में से इनमें या इनमें से अगर आप किसी चैप्टर को इन चारों या इन 5 8 चैप्टर में से किसी मतलब कि इन दोनों में से किसी को आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका पासिंग नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, आराम से आ जाएगा आपका पासिंग नंबर। ठीक है बच्चों, वैसे इन चैप्टरों को अगर आप अच्छे से ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, मान लीजिए 11th में आप जाएंगे तो रेखागणित आपको बहुत ही अच्छी आनी चाहिए। ये दो घर समीकरण वाला पहला ही चैप्टर आपको मिलता है वहाँ पे। तो आप इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ें। ऐसा नहीं मैं कर रहा हूँ कि आप इन्हें छोड़ दें चाहे नहीं पढ़ें। अगर आपके पास टाइम है, अच्छे से आप पढ़ना चाहते हैं, मन लगा पढ़ना चाहते हो, इन आप चैप्टरों को अच्छे से पढ़ें। सारे चैप्टर 10th के जो होते हैं वो आपके बेस होते हैं, जो आगे चल के आपके 11th में काम करते हैं। अगर आप इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको 11th में ज़्यादा परेशानी नहीं होंगी। और वरना जो बच्चे 11th में जाते हैं ना, उन्हें हवा तक नहीं लगती है, जो हवा कहा जाता है, समझ रहे हैं आप। तो इसलिए 10th में आप अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आपको 11th में कोई भी परेशानी आगे चल के ना हो। उसके बाद 12th आता है, तो जिन्हें 11th में हवा नहीं लगता है उन्हें 12th भी हवा नहीं लगती है। 12th कब आपका बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों में आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से 10th पढ़ लें। 10th पढ़ लेंगे, 11th में आपको थोड़ा थोड़ा रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने ये 10th में पढ़ा था, ऐसे ऐसे था। तो आप 11th को अच्छे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ पाएंगे। अगर आप 10th में नहीं पढ़े, अगर 11th में मैथ ले लिए तो तब तो गड़बड़ हो जाएगा बाबू। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अच्छे से 10th को करें। अगर आपके पास टाइम है, अभी 6 महीने आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे होते हैं जो लास्ट के महीने में आएंगे और कहेंगे हमें इतना नंबर है, बस पासिंग नंबर दें। उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इन दोनों में से अगर आप कर लेते हैं कोई भी, तो आपको पासिंग नंबर आराम से आ जाएगा। तो चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं ज़्यादा बात न करते हुए। तो बच्चों आपका अगला टॉपिक आता है, अगर बच्चों आपको 90+ लाना है तो क्या करें। तो सबसे पहले बच्चों मैं बताऊंगा कि आप जो पढ़े हैं
कम ही पढ़ें लेकिन उसका रिवाइज करते रहें। ठीक है, पहला तो आप रिवाइज करो इम्पोर्टेंट चैप्टर का। इम्पोर्टेंट चैप्टर आप ढूँढें, अपने से पढ़ें, उसे रिवाइज हमेशा करते रहें, महीने में, हफ्ते में, 15 दिन पर आप रिवाइज इसे करते रहें। दूसरा आता है अपने से अनुमान लगाओ और इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार लगाओ। जैसे कि आप अगर पढ़ते हैं, मन से पढ़ते हैं, तो आपको ये अनुभव होने लगता है या आप आभास होने लगता है कि ये, अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते तो आपको आभास होने लगता है कि नहीं नहीं ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में, ये हो सकता है, ये आने वाला हो सकता है। तो आप उसके हिसाब से अनुमान लगाएं और उन जो क्वेश्चन है उन्हें आप अलग से लिख लें। जैसे कि आप अपनी तैयारी में अगर अलग से करते जाएंगे ना, तो आपको लास्ट में ये ढूंढना नहीं होगा, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं खोजने होंगे, आपसे किसी से पूछना नहीं होगा आपको कि भैया ये कौन सा इम्पोर्टेंट है, कौन सा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या इसमें आ सकता है, क्या इसमें आ नहीं सकता है। तो आप उसे आप अनुभव कर सकते हैं, प्रयास अपने से करिए। फिर तीसरा पॉइंट आता है आपका पिछले साल के क्वेश्चन को जो पेपर में आए हैं उन्हें लगाओ। उन्हें लगाएंगे अगर आप पेपर में क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको अनुमानित होगा कि ये क्वेश्चन आया है, आगे भी आ सकता है या नहीं आएगा, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं है, कि ये भी आपको देख सकते हैं। अगर आप शुरू से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखते चलते हैं हर चैप्टर मान लीजिए आपने पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर तो देखेंगे तो आपको ये अनुभव होने लगेगा। और चौथा आता है बहुविकल्पी। कुछ बच्चे ये सोचते हैं बहुविकल्पी क्या है, एक नंबर है, एक नंबर नहीं, एक नंबर से क्या हो जाएगा। ले नहीं बच्चों, लेकिन बहुविकल्पी जो होता है वो एक ही नंबर का होता है, लेकिन आपका नंबर अगर आप उसे गलत कर देंगे तो एक नंबर आपका पूरा चला जाता है। इस तरह जो और क्वेश्चन जैसे 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, 5 नंबर वाले होते हैं, उसमें ये नहीं करता है। अगर आप किए भी हैं, आपका प्रोसेस सही है, तो 3 नंबर का है तो 1 नंबर 2 नंबर मिल ही जाता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इसलिए बच्चों बहुविकल्पी को भी अच्छे से पढ़ें। हर चैप्टर जो बहुविकल्प इंपॉर्टेंट भी बहुविकल्पी होते हैं उन्हें आप देखते रहें। इसमें ज़्यादातर बहुविकल्पी में आप लोग जानते हैं बच्चों, MCQ में जैसे फार्मूला आपसे पूछ देगा। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको डेराइव करने के लिए दे देगा, फार्मूला अक्सर करके ज़्यादा पूछता है। तो बच्चों अगला है 90+ कैसे लाएँ। तो पहला आपको देखिए, पहला आपके पेपर में होता है, पहला सेक्शन होता है MCQ होता है, दूसरा होता है 3 नंबर वाले, तीसरा होता है 4 या 5 नंबर वाले, और चौथा होता है लिखने का तरीका। सबसे पहले बच्चों मैं बात करना चाहता हूँ लिखने के तरीके में। मैथ का पेपर ऐसा पेपर होता है जिसमें आप अगर अच्छे से सिस्टमेटिक ढंग से लिखे हैं तो आपको जो एग्जामिनर होता है वो नंबर अच्छे नंबर से देता है। अगर आपने सही भी किया है, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं लिखे हैं, उसको बढ़िया से प्रदर्शित नहीं किए हैं, तो आपका सही होते हुए भी एग्जामिनर अच्छे नंबर नहीं देगा। क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि जो एग्जामिनर होते हैं वो मतलब सही के साथ साथ उन बच्चों को भी ढूंढते हैं जो अच्छे से लिखे हैं, अच्छे से प्रदर्शित किए हैं, ताकि वो उन्हें टॉपर लिस्ट में डाल सकें, अच्छा से अच्छा नंबर दे सकें। वहाँ पर कोई एग्जामिनर अपना नंबर नहीं काटने बैठा होता है। लेकिन दिक्कत ये होती है कि वहाँ जो बच्चे अच्छे से प्रदर्शित किए होते हैं, थोड़ा गलत भी होता है, तो एग्जामिनर तो कहता है अच्छे से प्रदर्शित किया, नंबर दे देता है नंबर। लेकिन जो बच्चे अच्छे से नहीं लिखते हैं, पूरा सही भी लिखे हैं, तभी उनका नंबर कट जाता है। आपने ये सुना होगा या देखा होगा या किसी सीनियर से आपने पूछा होगा तो वो बताए भी होंगे। तो आप में पहला 20 नंबर का MCQ होता है, उसके बाद 20 नंबर को करें। सबसे पहले मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप अपने पेपर में 5 नंबर वाले ही क्वेश्चन करें, क्योंकि एग्जामिनर अगर आप 5 नंबर वाले क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको 20 नंबर ये मिल जाता है। और 3-3 नंबर के आते हैं आपको 10 क्वेश्चन, जिसमें से 12 क्वेश्चन रहते हैं। अच्छा 12 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने रहते हैं। अगर आप ये कर लें और ये कर लें, यही दोनों ज़्यादा नंबर के होते हैं। ये भी 20 नंबर का होता है, ये मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इन दोनों को अगर आप कर लेते हैं, 4 क्वेश्चन आप लगाएंगे तो 20 नंबर मिल जाएगा। इसमें 20 क्वेश्चन लगाएंगे तो 20 नंबर मिलेगा, इसमें 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो 30 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को करें, 4 नंबर वाले या 5 नंबर वाले क्वेश्चन आप करें, सबसे पहले करें। कॉपी में सबसे पहले ये करें, उसके बाद ये करें, उसके बाद MCQ की, ताकि आपको मार्कशीट मिलती है तो सबसे पहले यही क्वेश्चन करें, उसके बाद ये 3 नंबर वाले लगाएं। आप अगर ये अगर आप छोड़ देंगे 4 क्वेश्चन तो 20 नंबर आपको चला जाएगा। अगर ये छूटेगा तो 3 नंबर यानी आप 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन कर लेते हैं, तभी ये मैनेज हो सकता है। इससे ये मुकाबले मान लीजिए कि कम ही नंबर मिलेगा, इससे आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा।
आपको 4-4 नंबर के 5 क्वेश्चन करने हैं, 4 क्वेश्चन 5 नंबर के होते हैं तो 4 ही क्वेश्चन में आपको 20 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेंगे तब आपको 30 नंबर मिलेगा। या आपको 20 नंबर एक नंबर हुई है तो कोई बात नहीं, ये तो होता ही है। तो सबसे पहले मैं बच्चों को कहूँगा कि अगर आप प्रॉपर 9वीं क्लास लाना चाहते हैं तो रिवाइज करें, रिवीजन करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, हर चीज़ देखें, वैकल्पिक पर भी फोकस करें और लिखने के तरीका जो अपना है उसको भी अच्छे से सुलभित करें। ठीक है, ओके। तो अगला पार्ट जो आएगा उसमें मैं बताऊँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर तक मैं बताया गया हूँ कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्ज़ाम पैटर्न के भी बारे में बात करेंगे। आपके क्वेश्चन पेपर को भी हम लाएँगे लिख कर और उसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे कैसे आप 9वीं क्लास में ला सकते हैं। और अगले महीने से मैं इस चैनल पे 5 या 6 क्वेश्चन रोज डालूँगा अपने से हल करके समझा के। अगर आप उसे देखते हैं तो आपका 6 महीने में सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊँगा और भी क्वेश्चन कराऊँगा, हर चैप्टर पढ़ाऊँगा, हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दूँगा, नोट्स दूँगा, हैंड रिटन नोट्स दूँगा। मैं अपने हाथों से लिखूँगा कॉपी पे और इस वीडियो को रिकॉर्ड करके डालूँगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।